गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में अब तक हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इससे संबंधित असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। और अब हमने स्टार्ट किया है यूवी इनविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी इनविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछले टर्म पे मैंने बताया था आपको कि अलग अलग टाइप की रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये सब, और उससे संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। आज मैं बता रहा हूँ आपको एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉज में हमें पढ़ना है लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट लॉ अलग है, उसके बाद बियर लॉ है, और इन दोनों को कंबाइन करके बनता है लैम्बर्ट बियर लॉ। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि एब्जॉर्प्शन लॉ बेसिक क्या है। ये बेसिक समझो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एब्जॉर्प्शन लॉज को समझने में और बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में। तो एब्जॉर्प्शन लॉज का क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। एब्जॉर्प्शन लॉज, तो एब्जॉर्प्शन लॉज में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक सैंपल सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए ये हमने एक क्या ले रखा है इसके अंदर, सैंपल सॉल्यूशन, यानी जिस चीज़ की हम स्पेक्ट्रा लेना चाहते हैं उसका सैंपल सॉल्यूशन इसके अंदर लिया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूवी रीजन से रेडिएशंस इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो इसको हमने बोल दिया, मान लो इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशंस यानी कितनी रेडिएशंस हमने पास की, तो इसे हम बोल देते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस। और कुछ रेडिएशंस इसमें से प्रवाहित होंगी। क्या होगा देखो, कुछ ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती। चलो मान लिया इन्होंने कुछ एब्जॉर्ब की रेडिएशंस और बाकी रेडिएशंस बाहर निकल जाएंगी, उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस आई। इसे हम बोल देंगे ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेडिएशंस बाहर आ रही हैं उन्हें हमने बोल दिया ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। डन। अब इसको यूँ समझो जैसे इंसिडेंट रेडिएशन। मान लो हमने 100% रेडिएशंस यहाँ पास की, जस्ट बिल्कुल सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 100% रेडिएशन पास की और सोल्यूशन ने 5% रेडिएशंस क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो 5% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब 95% रेडिएशन क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इसके अनुसार इसके अंदर डिफरेंट फिनोमेनन होंगे। यूवी जब रेडिएशन हम पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझो। डन। अब इसका मान लो ऐसे ले लिया, मान लो जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने इसका यूँ समझा कि इफ़ सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, सोल्यूशन क्या, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट समझते हैं, हम आर पार देख सकते हैं सोल्यूशन के बिल्कुल। तो उस केस में क्या होता है, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस जो है वो कितनी होती है, जीरो हो जाती है। उस केस में परसेंटेज एब्जॉर्बेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। और परसेंटेज जो ट्रांसमिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, 100%। देयरफॉर आई जीरो इज इक्वल टू आई। कब होगा, अगर सोल्यूशन हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रांस, यानी इसने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की, जो रेडिएशन पास की थी वैसी की वैसी हमने निकल गई। ये मैंने जनरल टर्म बताया, एब्जॉर्बेंस अलग होता है टर्म, लेकिन एक सिंपल चीज़ लिखा है। ओके, अब मान लो दूसरा एग्जांपल लें कि इफ सॉल्यूशन इज, अब हमने कोई सैंपल ले रखा है, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई सब्सटेंस हमने डिसॉल्व कर रखा है, तो जो परसेंटेज एब्जॉर्बेंस होगी वो क्या होगी, मोर देन जीरो होगी। और परसेंटेज जो ट्रांसमिटेंस है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन 100%। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि 100% पास किया, 5% एब्जॉर्ब कर लिया, तो 95%, तो 95 100 से क्या होगी, कम होगी। ये सारा एक जनरल मैंने चीज़ बताई है। एक्चुअली जिसको हम एब्जॉर्बेंस कह रहे हैं, अभी मैं डिराइव करके बताऊंगा। ये ए टर्म आया एब्जॉर्बेंस, ये एब्जॉर्बेंस वास्तव में क्या होता है, log I0 अपॉन आई, log I0 अपॉन IT।
टी का मतलब क्या होगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, I0 का मतलब इंसिडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस। ये एब्जॉर्बेंस क्या है, अभी मैं लैम्बर्ट लॉ बताऊंगा, बियर लॉ बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। ओके, ये मीनिंग था, इंपॉर्टेंट था कि रेडिएशन पास करते हैं, रेडिएशन पास करेंगे, सैंपल कुछ एब्जॉर्ब करेगा, उससे कुछ ट्रांजिशंस होंगे, जैसे यूवी के केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, और उन ट्रांजिशन के कारण हमें पीक्स प्राप्त होंगी, स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी से हम उस कंपाउंड की, उस सैंपल की स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ एक्चुअली दो लॉ है। पहले लैम्बर्ट ने लॉ दिया था, लैम्बर्ट ने लॉ देने के बाद उसके बाद नेक्स्ट लॉ किसने दिया हमारे को, बियर ने लॉ दिया, और बियर ने लॉ देने के बाद इन दोनों को कंबाइन करके जो लॉ बना उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ। तो हेडिंग आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है, लैम्बर्ट बियर लॉ पूछा जा सकता है आपसे, लैम्बर्ट लॉ अलग पूछा, तो इसके अंदर पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैम्बर्ट लॉ। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, लैम्बर्ट लॉ। ओके, लैम्बर्ट लॉ पढ़ने के लिए वापस मैं क्या करता हूँ, देखो आपके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा, बहुत ही जैसे ऊपर बनाया था एक्चुअल बना देता हूँ, वही चीज़ है, बस उसको थोड़ा एक्चुअल दिखा देते हैं। जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें अंदर मान लो ये हमारा सैंपल ट्यूब है, और ये डिस्टेंस कितना यहाँ पर 0 है, और ये कितना हो गया x, यानी ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसको हमने की दूरी कितनी दे दी I, और इसमें से हम इस सैंपल में से I0 इंसिडेंट रेडिएशंस पास कर रहे हैं, और एब्जॉर्बेंस के बाद जो रेडिएशन निकल रही है वो कौन सी होगी, IT हो गया, और एब्जॉर्बिंग मीडियम हो गया। ये क्या हो गया अपने पास, एब्जॉर्बिंग मीडियम, या कह दो सैंपल सॉल्यूशन, इसमें से पास। तो लैम्बर्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हमने इसमें से पास की हैं, तो पास की है तो जो एब्जॉर्बेंस होगा, यहाँ पर जो कमी आएगी इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी में जो कमी आएगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो रेडिएशंस हमने पास की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डन। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन में यहाँ लिखना, हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले हिंदी में लिखिए फिर मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा। लिखिए कि जब किसी समांगी अवशोषांक से, जब किसी समांगी होमोजीनियस समांगी अवशोषांक से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को, एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो अवशोषक माध्यम की, अवशोषक माध्यम की, अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी, विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित किरणों, आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dx is directly proportional to I। डेफिनेशन देखो, when, write down in English medium, when a beam of monochromatic radiations, beam of monochromatic radiations is passed through absorbing medium, is passed through absorbing medium, then decrease in intensity, decrease in intensity of the radiations is directly proportional to, is directly proportional to thickness of the solution, thickness of the solution। डन। अब देखो इस लॉ को हमने क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन आप लर्न कर लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझो ध्यान से कि हम जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास करते हैं तो कितनी दूरी उसने तय की, इंपॉर्टेंट क्या होगा, कितनी दूरी उसने तय की उसके समानुपात। डेफिनेशन में हम दूरी को हम क्या लिख रहे हैं, थिकनेस, या इसकी मोटाई, थिकनेस या मोटाई का मतलब क्या, कितनी दूरी रेडिएशन चली उसके क्या होगा, समानुपाती होगी। तो -dI/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
अब इससे मैं थोड़ा सा बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई, और आप यूँ कह सकते हो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के, माइनस कर देंगे, चलो माइनस के, माइनस इधर लिख देते हैं, डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स, जहाँ पर ये जो के है कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, अवशोषण गुणांक, हिंदी में लिख लीजिए अवशोषण गुणांक के डी एक्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। हमने ये मान लिया ये हमारी कौन सी है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने लिखा रखा है डायग्राम में, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पर रेडिएशंस कितनी है I0 है, और x इक्वल टू x पर रेडिएशन कितनी IT, बाकी एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर। ठीक है, देन अगर हम इसका इस लिमिट्स में इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखिए, आप इधर लिख लेते हैं, जगह हमारे पास डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के डी एस। लिमिट क्या लगाया देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू I0, और यहाँ लगाया i इज इक्वल टू आई टी, एक्स इज इक्वल टू 0 से यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू एक्स। डन, ये लिमिट्स लगाई थी हमने, उसको दिखाया आपको। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस लिमिट में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए, लॉग आई टी अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग आई टी अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो माइनस लॉग आई टी अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस हटाना है तो माइनस हटाने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग I0 अपॉन I2 इज इक्वल टू के एक्स। आई होप ये स्टेप सबको क्लियर हो गया। आई टी, अब मुझे मान लो I0, देयरफॉर इससे क्या निकल जाएगा, I0 अपॉन आई टी इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेंगे इसका, देखिए क्या जाएगा, ई रेज टू पावर के एक्स, ई रेज टू पावर के एक्स, और यू कैन से I0 इज इक्वल टू आई टी ई रेज टू पावर के एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो थी हमारे पास, ये किस में थी, लॉग में थी। ये वैल्यू किस में थी हमारे पास, नेचुरल लॉग में। इसको मैं अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूँ तो कैसे लिखा जाएगा, ये 2.303 लॉग I0 अपॉन आई टी इज इक्वल टू के एक्स, लॉग I0 अपॉन आई टी इज इक्वल टू के एक्स अपॉन 2.303। ये जो के अपॉन दिस, ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लॉग I0 अपॉन आई टी इज इक्वल टू के डैश एक्स, जहाँ के डैश भी क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी थी, के अपॉन 2.303। ये जो टर्म आ गया हमारे पास लॉग I0 अपॉन आई टी, ये लॉग I0 अपॉन आई टी, लॉग आई इंपॉर्टेंट है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैंने पहले बताया था कि लॉग I0 अपॉन आई टी, देखो यहाँ भी मैंने बताया था आपको, लॉग I0 अपॉन आई टी। तो लॉग I0 अपॉन आई टी, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस, कैपिटल ए लिख लीजिए, एब्जॉर्बेंस, हिंदी में लिख लो अवशोषणांक, या कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व। डन, ये हमारा कौन सा, यहाँ देखो के, और के को मैंने के नाम क्या दिया था, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो के डैश जो है, के डैश भी कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ये जो के डैश आ गया कांस्टेंट, इसका नाम क्या होता है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हिंदी में बोलेंगे विलोपन, विलोपन गुणांक, विलोपन गुणांक। ये हमारा लॉ कौन सा बन गया, यानी बेसिक चीज़ क्या थी कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एब्जॉर्बेंस जो है किसके समानुपाती होती है, कि कितनी दूरी उसने तय की। ये हमारा लॉ कौन सा लॉ हो गया, लैम्बर्ट लॉ हो गया जी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और नोट कर लो, चाहे आप लॉग I0 अपॉन आई टी को हमने एब्जॉर्बेंस का ध्यान रखना, आप ये भी हमारा टर्म काम आ जाएगा, आई टी अपॉन I0। आई टी अपॉन I0 जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस,
ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस को हिंदी में बोलेंगे परागम्यता, परागम्यता IT अपॉन I0 इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंस। ओके, लैम्बर्ट लॉ। अब ये लैम्बर्ट लॉ इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, इसके बाद आप पढ़िए आप बियर लॉ। नेक्स्ट देख लीजिए बियर लॉ, बहुत इजी हो जाएगा और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा लैम्बर्ट बियर लॉ। तो पुट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग बियर लॉ, बियर लॉ, बियर लॉ। अब बियर लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बियर लॉ। व्हेन a beam of monochromatic radiation, when a beam of monochromatic radiation is passed through absorbing medium, is passed through absorbing medium, then decrease in intensity of radiation, then decrease in intensity of radiation is directly proportional to, is directly proportional to concentration of solution, is directly proportional to concentration of solution। हिंदी में लिख लो, इसकी बिल्कुल सेम बात है, केवल क्या कहा हमने कि जब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या, उतना एब्जॉर्बेंस क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। तो हिंदी में लिख लो इसको कि जब एक वर्णी प्रकाश की किरणों को समांगी तनु विलयन से प्रवाहित किया जाता है, समांगी तनु विलयन से प्रवाहित किया जाता है, तो अवशोषणांक, अवशोषणांक विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। हिंदी में थोड़ा log I0 अपॉन IT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज, इसको अपन लिख देंगे log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू K डैश अपॉन दिस, जहाँ K डैश तो वही कांस्टेंट, K डैश इज अ सिमिलर कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ हो गया हमारे पास, बियर लॉ। तो दोनों में देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा लॉ बन जाएगा लैम्बर्ट बियर लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लैम्बर्ट बियर लॉ। तो लैम्बर्ट बियर लॉ बिल्कुल एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए बिल्कुल बेस है, इसीलिए हमने शुरू में लैम्बर्ट बियर लॉ को पढ़ा है इसके अंदर कि लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आराम से। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि रेडिएशंस में कमी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। और बियर लॉ क्या कहता है कि कंसंट्रेशन के। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, लैम्बर्ट बियर लॉ। ओके, इसके अंदर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when monochromatic radiations is passed through, monochromatic radiations is passed through absorbing medium, passed through absorbing medium, then absorbance is directly proportional to, is directly proportional to concentration of solution and distance traveled by radiations, distance traveled by radiations। हिंदी में लिखो इस डेफिनेशन को। इस नियम के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश की किरणों को, एक वर्णी प्रकाश की किरणों को, एक वर्णी प्रकाश की किरणों को समांग तनु विलयन से प्रवाहित किया जाता है, समांग तनु विलयन से प्रवाहित किया जाता है, तो अवशोषणांक, अवशोषणांक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी तथा विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये एब्जॉर्बेंस सिंबल हमने दूरी का यहाँ पर डिस्टेंस b ले लिया और c क्या कंसंट्रेशन, तो ABC बन जाता है, इसलिए लेते हैं नॉर्मली। तो
इज इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट लगा रहे हैं, जिस कांस्टेंट को हमने एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कहा था, एक्सटेंशन कॉफिशिएंट कहा था, उसका नाम थोड़ा चेंज है, एप्सिलॉन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन बी सी लिख देते हैं, ईजी रहता है, ई ए इज इक्वल टू ई बी सी। या ए देखो वापस क्या है, ए क्या चीज़ होता है आपको पता है, ये लॉग I0/IT इज इक्वल टू ई बी सी। ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट एप्सिलॉन। और ये जो ई कांस्टेंट बना, ये ई कांस्टेंट है, इसका नाम क्या होता है, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, मोलर विलोपन गुणांक, मोलर विलोपन गुणांक। अब मोलर विलोपन गुणांक को हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो जो सोल्यूशन हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू दिस, यानी 1 मोलर सोल्यूशन में से कोई रेडिएशंस अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करें तो उसका जो अवशोषणांक होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर विलोपन गुणांक के बराबर। दैट इज इफ रेडिएशंस is passed through 1 molar solution and if they travel 1 centimeter of distance, then absorbance is equal to molar extension coefficient। तो extension coefficient की क्या होती है, बराबर होती है। ये अपने को ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इस लॉ पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको और आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल वे में मैंने बताया, इसको बार बार सुन के कोई चीज़ रह जाए तो आप देख सकते हैं। डेफिनेशंस मैंने लिखाई हैं, उसको आप सुन के अपनी कॉपी में नोट करें और अपने पूरे नोट्स बना लें लैम्बर्ट बियर लॉ के। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। हर जगह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब भी बात आएगी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि व्हाट इज़ लैम्बर्ट बियर लॉ। वैसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हर लॉ के लिमिटेशंस तो होते ही हैं, तो ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। लैम्बर्ट बियर लॉ के लिमिटेशंस जो हैं, पहला लिमिटेशन तो हमने डेफिनेशन में आ रहा है हमारे पास कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं वो मोनोक्रोमेटिक ही होनी चाहिए, कोई दूसरी रेडिएशंस नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज कि आपतित प्रकाश की किरणें एक वर्णी होनी चाहिए, दैट इज इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी मोनोक्रोमेटिक। इंसिडेंट रेडिएशन कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। सेकंड जो लिमिटेशन है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट एंड सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। हिंदी में लिख सकते हैं इस चीज़ को कि विलयन तन होना चाहिए तथा ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। बाकी तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्लियर बनना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते समय जब भी हम बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो कि जो कोएगुलेशन वगैरह हो जाए, उसका एसोसिएशन, हाइड्रोलिसिस या आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए। जो सॉल्यूट जिसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, it should not undergo hydrolysis, it should not undergo ionization, it should not undergo association like that। तो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डाइल्यूट होगा, देन दिस लॉ गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। रेडिएशंस कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होनी चाहिए। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। देखो ये जो लॉ पढ़ा है इससे रिलेटेड आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने इसी क्लास में आप, और उसमें आपको क्या निकालना होता है कि हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, जैसे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे देंगे या पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन दे देंगे, और आपको इस लॉ की सहायता से उसकी क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस